मैं बात कर रहा हूँ कि खेती, इस समय देश का जो किसान है और देश की जो खेती है, नाना प्रकार की फसलें हैं, नाना प्रकार की जलवायु हैं, और मैं देखता हूँ कि हर किसान खरीफ में, रबी में, जायद में अलग अलग प्रकार की समस्याओं की बात करता है। किसी के मटर में पाउडी मिल्ड्यू लगा है, किसी की अरहर में फली छेदक लगा है, किसी की सरसों में माहू लगी है, किसी के मटर में इल्ली लगा है, किसी का संतरा जो है गिर जाता है, किसी के फूल झड़ जाते हैं, किसी की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है। मतलब जितनी फसलें उतनी समस्याएं। तो देखिए, आप मेडिकल स्टोर जाइए, क्या है अपने स्वास्थ्य के लिए, तो बड़े से मेडिकल स्टोर में आप देखिए कि कम से कम 2-3 लाख प्रकार की दवाएं हैं। खूब सजा हुआ है मेडिकल स्टोर। ऐसे ही एग्रीकल्चर के मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, जहाँ फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड मिलते हैं। उनका भी मेडिकल स्टोर किसी ह्यूमन वाले मेडिकल स्टोर से कम नहीं है, वो भी खूब सजा हुआ है। और हम बार बार इसी दुकानों में, खाद दवा की दुकानों में पहुंचते रहते हैं। अपनी कमाई का, अपने परिश्रम का सारा कुछ उनके यहाँ डाल आते हैं, और लेकिन समस्या मेरी समाधान नहीं मिलता। तो आप लोग समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं कि अस्थायी समाधान चाहते हैं? ठीक है ना। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि खेती में क्या समस्याएं हैं। ये मैंने इधर लिखा है, वर्तमान कृषि की समस्याएं। तो समस्याएं, जैसा कि मैंने कहा कि हजारों लाखों समस्याएं हैं, लेकिन अगर उनको मैं 3 भागों में तोड़ूं, क्योंकि वर्तमान युग में प्राकृतिक खेती की बात हो रही है कि रसायनों के कारण जो ज़मीन की सेहत खराब हुई, रसायनों के कारण जो बायोडाइवर्सिटी नष्ट हुई, रसायनों के कारण जो भोजन में भोजन जहरीला हो गया, रसायनों के कारण जो मनुष्य बीमार हो गया, और रसायनों के कारण आपकी फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गई। अब आदरणीय मोदी जी ने 3-4 साल पहले लाल किले की प्राचीर से बोला था कि अब मैं भारत की धरती को और अधिक खराब नहीं होने दूंगा, और इसके लिए उन्होंने मशीनरी से बोला कि भाई कुछ ऐसा करो कि ये धरती माता बच जाए, क्योंकि किसी ने कहा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहें ना रहें। इस धरती का वैभव सलामत रहेगा तो मेरी निरंतर अनंत काल तक पीढ़ियां आएंगी और मुस्कुराएंगी, और अगर मैंने धरती का वैभव खराब कर दिया तो मेरी आने वाली पीढ़ी ही रोना शुरू कर देगी। रोना तो शुरू हो चुका, आप लोग भी रो ही रहे हैं, लेकिन हम तो चलो कुछ साल हंस लिए थे, अब रोना शुरू हुए। आने वाली पीढ़ियां तो जिंदगी भर रोना ही रोना। क्यों? क्योंकि वर्तमान जो कृषि प्रणाली है, वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान जो समस्याओं का निवारण है, वो इतना दूषित है, इतना विषैला है, इतना गंदा है कि आपको भी उसने बेच खाया, आपकी ज़मीन को बेच खाया, आपकी गांव की, खेत की, खलिहान की, जलाशय की बायोडाइवर्सिटी को बेच गया। अब इन्हीं के कारण ना आपके गांव के जलाशय में कोई जलचर है, ना आपके खेत खलिहान में कोई तितली है, मधुमक्खी है, केंचुआ है, चिड़िया है, और इन्हीं के कारण एक बहुत बड़ी आबादी, आप अस्पताल जाइए, नर्सिंग होम में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो जगह नहीं है। ठीक है ना। तो हम अन्न इसलिए खाते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं पानी इसलिए खाता हूं कि मैं पीता हूं कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं 21,000 बार श्वास इसलिए लेता हूं कि मैं, अब क्या है कि मेरी हर श्वास में रसायन जाता है, मेरे हर गिलास के पानी के साथ केमिकल जाता है,
और मेरे हर निवाले के साथ रसायन जाता है। मैं रोटी कम और रसायन ज़्यादा खा रहा हूँ। तो इस समस्या से बचने के लिए ये आज की मेरी क्लास है, आपका आज का मेरा प्रवचन है या लेक्चर कह लीजिए। देखिए, 3 समस्याएं लेके हमने किसान को वैज्ञानिकों के पास दौड़ते हुए, कीटनाशक दवाओं की दुकानों पर दौड़ते हुए देखा है। पहली समस्या आती है और अलग अलग किसानों की हैं। जिसने मटर बोया है वो कह रहा साहब मटर की क्रॉप जो है ना, मटर की फसल चल नहीं रही। कोई कह रहा गेहूं की फसल साहब चल नहीं रही। कोई कह रहा अमरूद का बगीचा साहब नहीं चल रहा, धान नहीं चल रहा। यानी जिसने जो फसल बोई है उसकी फसल ठीक से चल नहीं रही। ऐसा विषय जब मैं वैज्ञानिक के पास लेके जाता हूं तो आपको उपाय क्या बताया जाता है कि भाई एक काम करिए, अगर फसल ठीक से नहीं चल रही तो आपकी ज़मीन में प्रॉब्लम है, तो मिट्टी की जांच कराइए और जांच परिणाम जो कहे उसके अनुसार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करिए। और ये आप 50 साल से कर रहे हैं। संतुलित उर्वरक का इतनी यूरिया डालिए, इतना डीएपी डालिए, आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन समस्या का समाधान मिलता है, अस्थायी मिलता है। अगली फसल में समस्या फिर जिंदा है। अगली फसल में वो समस्या फिर जिंदा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया था, आपने ग्लूकोज चढ़ा दिया। अब तो डिहाइड्रेशन तो ग्लूकोज तो अगले बार फिर चढ़ाना पड़ेगा। अब इसका स्थायी समाधान क्या है? स्थायी समाधान ये है कि आपकी ज़मीन में, जो मैंने बताया कि ज़मीन में 1% ज़मीन में 1% ह्यूमस होना चाहिए। कितना? 1% ह्यूमस होना चाहिए। अगर 1% ह्यूमस जमीन में होगा तो पौधों के लिए जो पोषक तत्वों की जरूरत है, जितने भी प्रकार के 16 कहिए, 32 कहिए, 44 कहिए, सारे के सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलेंगे। और जब फसल को संतुलित मात्रा में पोषण मिलेगा तो फसल चल क्यों नहीं रही, यह समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर हमको किसी ने ह्यूमस नहीं बताया, सिर्फ यही कंटिन्यूअस बताया जा रहा है कि मिट्टी की जांच कराइए और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए, तो संतुलन के नाम पर, जैसे मान लो हम सब लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, आपको समझाया जाता है कि 16 पोषक तत्वों की जरूरत है। 16 में कहते हैं 3 तो कुदरत से मिल जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब बचे 13 में आप क्या देते हैं? यूरिया और डीएपी, यानी नाइट्रोजन और फास्फेट। तो आप कभी अपना कॉमन सेंस लगाइए। वैज्ञानिकों को तो बहुत पहले कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए था। आप तो अननोन हैं, अपरिचित हैं, अज्ञानी हैं। लेकिन पढ़ा लिखा समुदाय तो ज्ञानी है। जो ये 16 की बात करता है, फिर 2 या 3 की बात क्यों करता है कि यूरिया डालिए, डीएपी डालिए, पोटाश डालिए, दाना चमकदार होगा, पौधा अच्छा होगा। तो जिस फसल को 13 पोषक तत्वों की जरूरत है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन छोड़ करके, उसमें से आप 2 या 3 देने की बात करते हैं, तो ज़मीन में बैलेंस होगा कि इम्बैलेंस होगा? ज़मीन में तो पोषक तत्वों के बीच में असंतुलन हो गया, और उसी असंतुलन का परिणाम है कि फसल ठीक से चल नहीं रही। चलिए, आपने यूरिया डीएपी डाल करके फसल को चला लिया, फिर आप कह रहे हैं रोटी में स्वाद नहीं है। चलिए, आपने अचार मुरब्बे से स्वाद भी बना लिया। फिर कोई डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में जिंक की कमी है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपके शरीर में लोहे की कमी है, आपके शरीर में अमुक की कमी है। तो मित्र, ये कमी मेरे शरीर में कहाँ से आ गई आखिर? ये तो प्रकृति में तो ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं। प्रकृति का तो सूत्र बिल्कुल बराबर चल रहा है। अगर धरती स्वस्थ होगी तो फसल स्वस्थ होगी, फसल स्वस्थ होगी तो उसका खाने वाला जो उसको खाएगा वो भी स्वस्थ होगा, चाहे मनुष्य खाए चाहे मेरी गाय भैंस खाए।
अब आपकी गाय भी बीमार है और आप भी बीमार हो, कारण आपकी ज़मीन खराब है। तो इसका ये जो पहली समस्या है कि फसल ठीक से चल नहीं रही, इसका ये अस्थायी समाधान है कि मिट्टी की जांच कराइए और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करिए। और इसका जो स्थायी समाधान है वो क्या है, हम किसी प्रकार एक बार ज़मीन में ह्यूमस को बढ़ाने की कोशिश करें। और ह्यूमस कैसे बढ़ेगा ना, फिर बता दूं आपको, आप देख लेना, कुदरत का एक नेचर का एक नियम देखना। हम इसके साथ चाहे जितने अत्याचार किए हों ज़मीन के साथ, लेकिन बारिश के दिनों में फिर एक बार सजने का प्रयास करती है, क्योंकि ऊपर से विष्णु भगवान आते हैं जल के रूप में, और विष्णु का और शिव का मिलन होता है। और आप देख लेना, बारिश के दिनों में जिस ज़मीन में आप रबी में बिना पानी के कोई बीज नहीं बो सकते थे, उसी खेत में बारिश के ऋतु में 50 प्रकार के खरपतवार और 3-3 फुट के बिना किसी यूरिया के, बिना किसी डीएपी के बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। तो कुदरत एक बार फिर से बारिश के दिनों में सजने का प्रयास करती है। लेकिन अब हमको क्या सिखाया गया, या आप कुछ करते हो, जब पानी बरसता है तो आप खेत में रुकने नहीं देते हो, मेड़ काट देते हो, क्योंकि उर्द बोना है या तिल बोना है। और किसी ये सलाह दी जाती है, खरपतवारों को उगने मत देना। खरपतवारों को, ये खरपतवार ही थे जो वसुंधरा की कोख को हरा करने आए थे। वसुंधरा का प्रकृति का नियम था कि मैं अब सज लेती हूं, लेकिन आप उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बरसात से ज़मीन सजने का प्रयास करती है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें खेत की मेड़ बनानी है और इसमें जैव अवशिष्ट, जैविक खादें, गोबर की खाद, सनई की खाद, या नेचुरली अगर खरीफ में खाद बोना चाहते हो, हरी खाद, ढैंचा और सनई मत बो। मैंने बोला कि नेचर खुद अपने आप को, ये धरती माँ खुद अपने आप को सजाने के लिए खुद ही कुछ ग्रो कर लेती है। बस आप उसी को ग्रो हो जाने दो एक बार। और जब बीट्स के दाने बनने लगे, क्योंकि दाना फिर जमेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जब दाना बनने लगे उसके पहले आप जुताई कर दो। हरी खाद बोने की ज़रूरत थी क्या? अन्यथा वो खरपतवार तो मार डाले जब 4-4 अंगुल के थे। फिर आप एक जुताई का जहमत मोल ले रहे हैं ज़बरदस्ती। फिर वो 40 किलो सनई या ढैंचे के सीट की खामखा बात कर रहे हैं। ये काम तो कुदरत खुद कर रही थी ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो पता चल जाता। तो ये नाना प्रकार की फसलों में ठीक से चल नहीं रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, साहब छोटी हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, इनका क्या समाधान है? ये था अस्थायी समाधान, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। और ये रहा आपके सामने, ह्यूमस को बढ़ाइए, स्थायी समाधान। बोलो अगला। दूसरी समस्या किसानों की सबसे ज़्यादा है कि साहब इस फसल में, किसी भी फसल में ये सब कीट बहुत लगता है, महू बहुत लगती है, इल्ली बहुत लगता है, ये बहुत लगता है, वो बहुत लगता है। इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? तो प्राकृतिक खेती में आपने सुना होगा कि जैसे ही आप किसी प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक से, प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ से प्राकृतिक खेती में कहते हो कि साहब बीमारी का और इंसेक्ट का क्या करें, तो आपके सामने एक उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, नीमास्त्र का प्रयोग करिए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करिए। कैसे बनेगा? नीम की पत्ती लगेंगी, अकौड़े की पत्ती लगेगी, धतूरे की पत्ती लगेंगी, अरंड की पत्ती लगेंगी। आपके गांव में कितने अकौड़े, धतूरे और नीम के पेड़ हैं? तो प्राकृतिक खेती में प्रकृति के वैभव को ठीक करने चला था, लेकिन ये नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र ने क्या कर दिया? गांव में जितने भी अकौड़े के, धतूरे के, नीम के पेड़ थे, सबका सत्यानाश कर दिया। भगवान भी कहता होगा कि तुम प्राकृतिक खेती करने के लिए आगे बढ़े थे कि प्रकृति का वैभव नष्ट करने के लिए आगे बढ़े थे। लेकिन हाल फिलहाल में क्या करते हैं? फसल में अमुक कीट है तो वैज्ञानिक कहता है कि इस कीट के लिए अमुक नाम की दवा
का प्रयोग करिए। 2 लीटर दवा, 800 लीटर पानी, इतने ppm का घोल बना करके फसल में छिड़काव करेंगे तो कीट मर जाएगा। ये अस्थायी समाधान है। हम कीट को, इल्ली को, माहू को, ग्रास हापर को, तना भेदक को, फली भेदक को, रूट बोरर को, सूट बोरर को पिछले 50 सालों से मारते आए। ना रूट बोरर मरा, ना सूट बोरर मरा, ना इल्ली मरी, ना माहू मरा। कौन मरा? तितली मरी, मधुमक्खी मरी, चिड़िया मरी, केंचुआ मरा। और फिर मैं फंस गया। लोग आपको फंसाना चाहते हैं कि आप यूं ही मकड़ जाल में फंसे रहें ताकि मेरा धंधा चलता रहे। इसका स्थायी समाधान क्या है? देखिए, आप याद करना, इसमें मैंने लिखा है इसका स्थायी समाधान है खेत के आसपास जैव विविधता को सुधारें। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में 2 चीज़ें आती हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव जंतु। हमें नहीं पता है कि कौन सी वनस्पति मेरे लिए हानिकारक है, कौन सी लाभदायक है। और आप ये भी पता मत करने की कोशिश करिए कि कौन सा कीड़ा मेरे लिए लाभदायक है, कौन सा कीड़ा हानिकारक है, क्योंकि नेचर का सिद्धांत है इस भूमंडल पर हानिकारक भी होंगे, लाभदायक भी होंगे, लेकिन प्रकृति का वचन है आपको कि आप हानिकारक लाभदायक के बेवकूफ़ी में मत फंसना। ये मैनेजमेंट हमारा है। और आप याद करना, आज के 50 साल पहले बीमारियां थीं, कीड़े थे, लेकिन उनका जो खतरा है इस कदर नहीं था कि फसल ही चौपट हो जाए। माहू तब भी थी, फली छेदक तब भी था, लेकिन क्या था तब? थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता था, लेकिन प्रकृति उसको कंट्रोल कर देती थी। तो प्रकृति का मतलब है बायोडाइवर्सिटी, नाना प्रकार की झाड़ियाँ, नाना प्रकार के वृक्ष। जब आपकी खेतों की मेड़ों पर हैं तो उसमें नाना प्रकार की चिड़ियाँ बैठती हैं, नाना प्रकार के और इंसेक्ट बैठते हैं जो आपकी फसल को क्षति पहुंचाने वालों पर नियंत्रण करते हैं। तो स्थायी समाधान क्या है कि हमें अपने खेत की बायोडाइवर्सिटी यानी खेत की मेड़ पर नाना प्रकार के पेड़ लगाने। तीसरी एक समस्या आती है कि साहब अमुक बीमारी का क्या करें, और तो सब ठीक हो जाता है। हम सब्जी के उत्पादक हैं और हम एक बार सब्जी उगाते हैं तो 30,000, 40,000, 50,000 का पेस्टिसाइड डालते हैं। इससे कैसे बचें? तो इसके लिए फिर लोगों ने कहा 10 पर्णियर डालिए। यानी फिर वही कि प्रकृति में अगर कुछ चीज़ें बच गई हों तो उनको नष्ट कर डालिए। मैं कहता हूं अगर आपके खेत में जो चीज़ें हमको बताई जा रही हैं, नीमास्त्र में, ब्रह्मास्त्र में, आग्नेयास्त्र में, 10 पर्णियर्क में, अगर वो मेरे वनस्पतियाँ मेरे खेत में हैं तो ये तो गार्ड क्रॉप हो गई। एक चौकीदार मेरे खेत की रखवाली खुद कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ? चौकीदार की चटनी बनाइए। चौकीदार को रखवाली मत करने दीजिए, चौकीदार की चटनी बनाइए और चटनी का स्प्रे करिए। आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और देखें कि कुदरत की व्यवस्था को हम कैसे सजा सकते हैं। तो ये जो तीसरी समस्या है कि अमुक फसल में साहब अमुक बीमारी बहुत लगती है, तो अभी को जब अस्थायी जो समाधान आपको दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इसके लिए तो आप अमुक फफूंदनाशक रसायन का प्रयोग करिए। अस्थायी समाधान है, अस्थायी समाधान है, क्योंकि आप कई साल से कैसा कर रहे हो, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है, बल्कि समस्या बढ़ रही है। इसका स्थायी समाधान क्या है? इसका स्थायी समाधान जंगल की मिट्टी से जीवामृत बनाएं। अब जंगल की मिट्टी की जब मैं बात करता हूं तो ऐसे करता हूं, ऐसे समझना कि जंगल में कोई कीड़ा किसी वनस्पति को क्षति नहीं पहुंचाता। कीड़े हैं वहां भी, लेकिन ऐसा इंसेक्ट का प्रभाव नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वनस्पति वो इंसेक्ट बिल्कुल खा करके ख़त्म करने जा रहा हो ना। इंसेक्ट वहाँ खतरनाक भी हैं, लेकिन उस इंसेक्ट को पर नियंत्रण रखने वाले भी कुछ चीज़ें हैं। उसी जंगल में कोई ऐसी बीमारी किसी भी फसल में नहीं आती
कि अमुक बीमारी के कारण फला प्रकार की वनस्पति इस जंगल से विलुप्त हो गई। इतिहास में ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं मिलता कि साहब हिमालय के पर्वत में या माउंट आबू में या पचमढ़ी के इलाके में अमुक नाम का जो है एक बीमारी आई और उसकी वजह से अमुक प्रकार की वनस्पति बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण। तो जंगल में ना कोई पानी देता है, ना जंगल में किसी फसल की ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम है, ना जंगल में किसी इंसेक्ट की प्रॉब्लम है, ना जंगल में कोई बीमारी की प्रॉब्लम है। तो क्या मैं बता रहा हूं जंगल की मिट्टी से जीवामृत बनाइए कि बीमारियों को जो नेगेटिव पैथोजन है, जो काजल ऑर्गेनिज्म है, उन पर भी कोई नियंत्रण बनाता है। तो उन पर कौन बनाता है? बेनिफिशियल माइक्रोब्स उस जंगल की मिट्टी में होते हैं जो काजल ऑर्गेनिज्म या नेगेटिव पैथोजन को वहीं का वहीं कंट्रोल करते हैं और कोई भी बीमारी आपको सीन नज़र नहीं आती। ठीक है ना? तो फफूंदनाशक डालने की बजाय, क्योंकि मैं कह रहा हूँ फफूंदनाशक का प्रयोग मत करिए, कीटनाशी रसायन का प्रयोग मत करिए और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मत करिए। क्यों? क्योंकि हमको प्रकृति के वैभव को ठीक करना है, अपनी खाद्य श्रृंखला, खाद्य पदार्थों को, पानी को, हवा को ठीक करना है, हमें स्वस्थ रहना है और मेडिकल के इलाज से बचना है। ये तो अंतिम लक्ष्य है मेरा। तो हमारी नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान क्या है कि मुझे अल्टीमेटली प्रकृति के वैभव को क्या करना है? जो प्रकृति का वैभव है, प्रकृति का वैभव, जब तक ये प्रकृति का वैभव ठीक नहीं होता है, मेरी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और अभी जो मैं अस्थायी समाधान खोज रहा हूं, उससे प्रकृति का वैभव और वर्ष दर वर्ष खराब हो रहा है। वर्ष दर वर्ष प्रकृति का वैभव खराब हो रहा है। भूमि में जो 1% ह्यूमस बताया, आज 0.3% रह गया। जो 30-40% भूगर्भ जल स्तर हुआ करता था, वो 100, 150, 200 फुट पहुंच गया। ना खेत में केंचुआ है, ना खेत में पेड़ पर कोई चिड़िया है, ना कहीं तितली नज़र आती है, ना कहीं मधुमक्खी का छत्ता नज़र आता है। तो जंगल की मिट्टी में ऐसे लाभदायक जीवाणु हैं जो आपको किसी भी फसल में की बीमारी से निजात दिला सकते हैं। तो जंगल की मिट्टी को ला करके उसको ड्रम में डाल करके गुड़ और आटा खिला करके उनके जीवाणुओं का संवर्धन करना है। इस विषय में आपकी क्लास हो चुकी है, ठीक है ना? विस्तार में बताया जा चुका है। तो ये आपके सामने रहा, ये आपकी प्रमुख समस्याएं हैं और वर्तमान की ये जो निराकरण है, उनसे मेरे जीवन में, मेरे प्रकृति में, मेरे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा वो ये है। और अगर स्थायी समाधान चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लागत नहीं घटेगी, तो मोदी जी का जो सपना है किसान की आय को 2 गुना करना है, वो 2 गुना नारा हो सकता है, वो हकीकत में बदला नहीं जा सकता। लेकिन हकीकत में उस दिन बदल जाएगा जब आप इस सत्य को जानेंगे। आपके रास्ते में लोग रोड़ा अटकाएंगे कि किसी बेवकूफ़ ने ऐसा तुमको बताया होगा, लेकिन नहीं, यही सत्य है। ये अस्थायी वाले को सही ठहराएंगे, इसको गलत ठहराएंगे और आप भी कहेंगे कि इसमें अटहर तो है। तो मैं बता दूं, खेती बिना अटहर के बिना खेती संभव। नमस्कार।